गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस पे आज का बाजार। बाजार में एक रिलीफ रिकवरी हमको कल देखने को मिली। क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? क्या हम अब इसको एक फिलहाल के लिए बॉटम माने या नहीं, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, मिस्टर विजय एल बम्बवानी, हेड ऑफ रिसर्च बिहेवियरल टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी मास्टर, और अविनाश गोरखसाकार, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटी से, और मेरे साथ विवेक मित्तल भी जुड़ चुके हैं, रिसर्च हेड है वो। पहले शुरुआत करते हैं विवेक से। विवेक, ये बताइए कि एक अच्छी रिकवरी हमको विदेशी बाजारों में भी देखने को मिली, वहां से क्या की हाइलाइट्स रही वहां पे, बिकॉज देयर इज सम बिट ऑफ अ रिलीफ रिकवरी सीन ग्लोबली। थैंक्स कीटू। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट में तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी ही। ऑल द इंडिसेस वर इन ग्रीन एंड जो यूरोपियन मार्केट्स थे उनमें भी करीब 1% तक का जंप देखने को मिला, और अमेरिकन मार्केट्स में भी एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। तीनों ही इंडेक्स उनके ग्रीन में बंद हुए हैं और डे हाई पर बंद हुए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ एक पॉइंट थे जो कल हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि पुतिन ने जो स्वीडन को लेकर और जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि अभी उनको नेटो में उनके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस, अगर वो वहां पर नेटो अपना कोई मिलिट्री बेस बढ़ाता है देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। दैट मींस कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इसको उनका बैकफुट पर आना माना जा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा बाजार में जो एक एक्स्ट्रा फियर एक्यूमुलेट हो रहा था वो थोड़ा सा कल सबसाइड होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमें एक रैली देखने को मिली। उसके अलावा एक मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे, वो भी एक कारण थे। और ग्लोबल अगर हम यूएस मार्केट में भी देखें तो कल फेड के चेयरमैन के जो दो स्टेटमेंट आए थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी फेड की बोर्ड है उसने लास्ट मीटिंग में भी ये डिसाइड किया था कि अगली दो मीटिंग्स जो होंगी जून और जुलाई में, उसमें हम 50 बेसिस पॉइंट ही रेट हाइक करेंगे। तो एक मार्केट में जो फियर था एक्स्ट्रा कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकते हैं, उन्होंने वो सबसाइड किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दिस इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जिसमें फेड कुछ नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट उनकी साइड से पॉजिटिव था और उसका इम्पैक्ट हमने ग्लोबल रैली में आते हुए देखा। क्विकली एफआईआई और डीआईआई डेटा क्या कह रहा है? देखिए, अगर एफआईआईज का देखें तो कैश मार्केट में उनकी सेलिंग कल भी थी। करीब 2200 करोड़ का उन्होंने माल बेचा, लेकिन डीआईज ने उतने ही करोड़ का माल ऑलमोस्ट प्लस किया है। करीब डीआईज का 2290 करोड़ का माल प्लस हुआ। लेकिन उसके अलावा एफआईआईज का जो अगर हम इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो करीब उन्होंने तीनों सेगमेंट में 1000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है। दैट मीन्स कि इसको हमें एक रिलीफ रैली के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि एफआईआईज आर नॉट बुलिश स्टिल इन इंडिया फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि कैश सेगमेंट में लगातार दे असर। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों की तरफ। वेलकम विजय एंड अविनाश टू द शो। थैंक यू। शुक्रिया गीतू जी। विजय, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। आप क्या समझते हैं जो कल हमने एक रिलीफ रिकवरी बाजार में देखी, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हम इसको एक बॉटम समझे फॉर टेम्पररी बॉटम, और इज इट अ बॉटम दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे ये जो पुल बैक रैली दिखी, कल की जो बढ़त दिखी, ये एक मंदी मार्केट की पुल बैक रैली है। मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों के सूचकांकों के चार्ट्स देखें तो कम से कम 14 ऐसे मुल्क हैं जिनके सूचकांकों में डेथ क्रॉस बन चुके हैं। डेथ क्रॉस तब बनता है जब 200 दिवसीय एवरेज जो है, औसत दाम जो है, उसके नीचे चले जाता है 50 दिवसीय एवरेज। क्योंकि 50 दिन का जो एवरेज है वो एक छोटे से मध्यम अवधि के कारोबारी की बाइंग कॉस्ट होती है, और 200 दिवसीय एवरेज जो है वो म्यूचुअल फंड्स या लंबे अवधि के निवेशकों का एक औसत रेट होता है। अब क्योंकि मध्यम अवधि के दाम जो है लंबे अवधि के दामों से नीचे चले गए हैं, तो बेयर मार्केट की शुरुआत 14 मुल्कों में हुई है। भारतीय बाजारों में बैंक निफ्टी में डेथ क्रॉस आ चुका है, निफ्टी 50 में भी बनने की कगार पर है। और ऐसे माहौल में मंदी वालों ने काफी सारी ओपन इंटरेस्ट बना के रखी है, और मंदी वाले ही ऐसे लोग होते हैं जो निचले स्तरों पर खरीदारी करने में
उनको खुशी महसूस होती है क्योंकि वो मुनाफा वसूली कर रहे होते हैं। और मंदी वालों के बाइंग से जब दामों में उछाल आता है तो तेजी वाले इसे तेजी के संकेत मानकर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो छोटे अवधि में ऐसे हो जाता है कि तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही खरीदारी करते हैं और बहुत तीव्र गति से बेयर मार्केट में रैली आती है। मेरा मानना है कि कल की रैली एक बेयर मार्केट रैली है। गुड मॉर्निंग गीतू। आई थिंक जैसे विजय ने कहा, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में अभी भी जिस प्रकार के हेडविंड्स मार्केट में है, जैसे कि इन्फ्लेशन को अगर हम देखें, अगर हम रुपया का वैल्यू देखें, डॉलर इंडेक्स का इंक्रीज देखें, तो ये सारे इंडिकेटर्स ये पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो कल हमने देखा वो ज्यादातर एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी। कल का पूरा बाजार मेटल्स ने खींचा है, और मेटल्स की जो रैली होती है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होती है। कल चाइना से अच्छी खबर आ गई कि वहां पे कोविड के रिपोर्ट्स कम हो गए हैं, वहां पे नॉर्मलसी हो रही है, तो सभी को ऐसा लगा कि शायद मेटल मार्केट में चाइना जो बड़ा प्लेयर है वहां से बाइंग शुरू करेगा, तो इस कारण से मेटल ने मार्केट को संभाला है। बट मुझे लग रहा है कि जब तक आज कोई फॉलो अप बाइंग आती नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि ये बॉटम हो चुका है। मेरे ख्याल से कल ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट ओपन अच्छे बंद हो चुके हैं, लेकिन WPI का नंबर जो आया गीतू वो काफी बड़ा है, आई थिंक मच बिगर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये कहना इमेच्योर होगा कि बॉटम बन गया है। शायद थोड़ी बहुत फॉलोअप बाइंग आपको और एक दो दिन के लिए देखनी पड़ेगी, और उसके बाद मेरे ख्याल से वन कैन टेक अ कॉल। बट डेफिनेटली अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंडेक्स लेवल पे मुझे लग रहा है कि ये वोलेटिलिटी मार्केट्स में एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म चलेगी। Vijay, what's your take on Nifty and Bank Nifty? What are the levels that you're watching out for? जहां निफ्टी का सवाल है, पिछले कुछ दिनों में 15,750 पे एक स्विंग लो बना है। इसे हार्ड बॉटम नहीं कहेंगे, लेकिन यहां से उछाल आया है और इसे टेम्पररी एक स्विंग लो मानेंगे। 25 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जो कि एक महीने की होल्डिंग ऑन कॉस्ट होती है एक ट्रेडर की, जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी कैरी फॉरवर्ड करता है अपने तेजी के पोजीशन, वो लेवल है 16,500 और 16,600 के बीच में। वहां तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी, और वहां पर बिकवाली आएगी क्योंकि ओवरहेड सप्लाई आएगी। ओवरहेड सप्लाई का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं। आपने ऊंचे स्तर पर माल खरीद रखा है, बाजार नीचे गिर गई, उसके बाद जब बाजार ऊपर आती है और आपका ब्रेक इवन कॉस्ट आता है, जहां आपको ना नफा या ना नुकसान हो रहा है, वहां पर लोग चेष्टा करते हैं कि अपने लॉन्ग पोजीशन से छुटकारा मिल सके। तो ये ओवरहेड सप्लाई मार्केट की बढ़त को लिमिट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अविनाश, बाजार में जो एक बड़ी चिंता बनी हुई है वो है रुपए का गिरना। इट्स एट रिकॉर्ड लेवल्स। सो ऐसे में आप क्या समझते हैं, जैसे सेक्टर्स व्हिच आर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ a strong rupee, ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? गीतू, मुझे लग रहा है कि देखिए डॉलर इंडेक्स 20 साल के ऊंचाई पे है और रुपया वीक हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज डॉलर कमाती है और जो ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती, उन सेक्टर्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, जैसे कि IT है, फार्मा एक्सपोर्ट्स है, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पे हमको लग रहा है कि निवेशकों को मौके ढूंढने चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये जो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है, वो एक्चुअली उन कंपनीज को ज्यादा हिट करेगा जिनके पास काफी फॉरेन डेट उनके बुक्स पे है, क्योंकि और जिनके पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि वो डबल वैमी होगा। एक तरीके से उनको कॉस्ट भी बढ़ेंगे और उनके कर्जे भी महंगे होंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज निवेशकों को जरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो रुपया का करेंसी का इफेक्ट है, ये इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव रुझान लेके आएगा। तो आई वुड से दैट जो सेक्टर्स मैंने कहे हैं वहां पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत चेरी पिकिंग मार्केट्स में अभी की जा सकती है, वहां पे मौके जरूर मिलेंगे, क्योंकि रुपया का अभी भी जो हेडविंड है वो डेफिनेटली इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में काफी तकलीफ दे सकता है। अविनाश सर, एक चीज, कल हमने 2-3 कंपनीज के भी रिजल्ट्स देखे थे, स्पेशली भारती एयरटेल के। तो हमने देखा कि उसमें रेवेन्यूज में इन लाइन विद एस्टिमेट से ऑलमोस्ट, और एबिटा हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर आया। व्हाट्स योर सजेशन ऑन भारती एयरटेल? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब सबसे बड़ा जो नंबर जो इम्पोर्टेंट नंबर था वो आरपू का नंबर था, करीबन 9% का इंक्रीज आया, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जब ये आरपूस बढ़े हैं और इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो अगर हम रिलायंस जियो के नंबर्स के साथ कंपेयर करें तो आरपू भी अच्छा था, सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा था। तो आई थिंक इन द मोबाइल बिजनेस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
मेरे ख्याल से उनका एंटरप्राइज बिजनेस, फिर उसका दूसरे जो बिजनेसेस वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव नंबर्स आ गए, वो बेसिकली डीटीएच बिजनेस को लेके आए। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट्स में जो कल का मूड था वो ये था कि मार्केट्स थोड़ी सी ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर रही थी, तो शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शायद कॉल आज रहेगा। बट अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू की बात करनी है और एक्यूमुलेट करना है, तो मैं समझता हूँ कि कमजोरी में भारतीय एयरटेल को जरूर खरीदना चाहिए। 5G रोल आउट आने वाला है, प्लस आरपू को लेके मित्तल साहब बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि भारती ने बहुत अच्छे नंबर्स प्रेजेंट किए थे, और ऑब्वियसली आने वाला साल दैट इज FY23 शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन लास्ट ईयर। तो आई थिंक नेट नेट अच्छी परफॉर्मेंस है, और बहुत समय के बाद टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग पावर आई है, कीमतें बढ़ रही है, और 5G का एक बार रोल आउट होता है तो और भी आरपू में सुधार पॉजिटिवली कंपनीज को मिलेगा। बिल्कुल, और आरपू में हमने देखा कि 178 रुपीज तक पहुंच गए, और मित्तल साहब जो भारती मित्तल है उन्होंने बोला भी था कि 200 तो कम से कम सस्टेन करने के लिए आरपू चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल कि आने वाले समय में कितना वो और टैरिफ हाइक करते हैं। लेट्स सी। विजय सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कल आईओसी की भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स थोड़े से वीकर साइड पर थे। हालांकि उन्होंने बोनस की घोषणा की, 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस भी दिया है। तो आप दोनों को मिक्स कर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आईओसी के जो जीआरएम्स थे वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस से थोड़े कम थे। जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो ऑलरेडी कम चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर। हालांकि ये पिछले क्वार्टर की कहानी है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाई देंगे मार्जिन्स। तो आपका क्या कहना है कि आईओसी पर क्या एक व्यू लेना चाहिए? विवेक, मेरा मानना है आईओसी एक मार्केट अंडर परफॉर्मर बना रहेगा, क्योंकि जब तक कच्चे तेल के दाम मजबूत हैं, जैसे वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI ग्रेड अगर $100 के ऊपर बना रहता है, तो एक OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयरों पर जो है दबाव बना रहेगा। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं जो तुरंत ही एक ही सत्र में लिया बेची या बेच कर लिया करते हैं, उनके लिए आईओसी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर आप निवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई गाढ़ा मुनाफा इसमें आपको छोटे से मध्यम अवधि में मिल जाएगा, वो पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। विवेक, अगर हम बात करें काउंटर्स लाइक ऑटो में बहुत 1-2-3 साल में हमने देखा कि काफी अंडर परफॉर्मेंस वो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी बहुत हमको हलचल जो है ऑटो शेयरों में देखने को मिल रही है। टेक्निकली आप क्या कहेंगे? टाटा मोटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, क्या ये एक डज इट रियली मेक सेंस कि हम इन लेवल्स पे इनको खरीदें और एक्यूमुलेट करें? गीतू, जहां मारुति और टाटा मोटर्स में दोनों की तुलना की जाए, तो एक मेट्रिक होता है टेक्निकल एनालिसिस में, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव, यानी दोनों शेयरों की जो तुलना में कौन सा ज्यादा बेहतर है अब छोटी अवधि में। तो मारुति का जो चार्ट है, जिस तरह की तीव्र गति से गिरावट इसमें आई थी, क्योंकि देखिए ब्याज के दर बढ़ने की संभावना है, और ऑटो क्षेत्र में खरीदारी जो है ऑटोमोबाइल्स में, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिए वाहन हो, वो EMIs पर बहुत ज्यादा होती है, और बैंकों के दर बढ़ने से EMIs महंगी पड़ेंगी। इस वजह से दोनों के शेयरों में गिरावट आई है, और दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिलहाल मुझे टाटा मोटर्स का चार्ट रिलेटिवली स्पीकिंग मारुति से थोड़ा बेहतर लग रहा है। और यहां पर जो है 367 से 68 के आसपास टाटा मोटर में एक सपोर्ट बेस बनने की तैयारी कर रहा है ये शेयर, और ऊपरी स्तरों में छोटे अवधि में 445 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। जहां मारुति का सवाल है, मुझे लगता है 7600 का स्तर है, उस पर नजर रखनी चाहिए। जब तक इस स्तर के ऊपर लगातार ये तीव्र गति से बढ़ता नहीं है अच्छे खासे वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एक्सपेंशन के साथ, तब तक इसमें बड़ी ब्रेकआउट नहीं आएगी, और ब्रेकआउट आएगी भी तो 7775 या 7800 के आसपास इसमें फिर थोड़ी बहुत रुकावट आएगी। अविनाश, आपको लगता है कि अब हमको उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जो पॉजिटिव कैश फ्लोज जिनकी हाई प्राइसिंग पावर हो या जीरो डेट हो? क्या ये कंपनीज जो है वो हमको चूज करनी चाहिए ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट गीतू, मुझे लग रहा है कि देखिए निवेशकों को अभी काफी अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि बाजार ऊपर से काफी गिर चुका है। हमने देखा है काफी कंपनीज 50-60% उनके 52 वीक हाई से नीचे चल रही है। तो ये बेहतरीन मौका है कि आपको ऐसी कंपनीज फोकस करना है जहाँ पे कैश फ्लो स्ट्रांग है, जहाँ पे प्राइसिंग पावर है, जहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी है,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन द एंड जो कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जहाँ पे डेटा अच्छा आएगा, वहां पे ही री रेटिंग आएगी और मेरे ख्याल से निवेशकों का पैसा भी सेफ रहेगा। तो मेरे ख्याल से गिने चुने जो कंपनीज है वहां पे ही फोकस करिए। ऑफ कोर्स अभी तो अच्छा मौका है कि आपको अच्छी कंपनीज फ्रॉम द आईटी स्पेस, फ्रॉम द एक्सपोर्ट स्पेस काफी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप अच्छी कंपनीज में जो पैरामीटर्स हमने बताए वहां से अगर आप पेशेंटली होल्ड करें तो री रेटिंग जब आती है तब ऐसी कंपनीज को फायदा होता है। तो अविनाश, आप क्या खरीद रहे हैं इस समय? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर खरीदना ही है तो मैं आईटी सेक्टर पे दाव लगाऊंगा, और स्पेशली जो सैस कंपनीज है, स्पेशली अगर हम इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस कर रही है, प्लस वेल पोजिशनड है नॉट ओनली यूएस यूरोप में। तो मैं समझता हूँ कि इसको कोई भी गिरावट में या करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है, अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड आईटी स्पेस, कैपिटल गुड्स पे हम काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि देखिए एल एंड टी ने अभी नतीजे डिक्लेयर किए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि एल एंड टी करीबन 1500 रुपए का जो भाव चल रहा है, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा है, वो डेफिनेटली एल एंड टी जैसी कंपनीज को बेनिफिट करेगा। तो एल एंड टी और इंटेलेक्ट डिजाइन मैं समझता हूँ कि इस बाजार में इस लेवल पे भी खरीदे जा सकते हैं। अगर किसी का 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड उनको मिलेगा। Vijay, are you buying anything at these levels? गीतू जी, मेरा रुझान जो है वो छोटे अवधि के कारोबारी का होता है, तो आदत से विवश हूँ, टाइमिंग करने की कोशिश करता हूँ बाजार में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना और भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े और सस्ते मिल जाएं, शेयर निचले स्तरों पर मिले, इसके लिए मैं फिलहाल तो कुछ नहीं खरीद रहा हूँ। विवेक, दिस क्वेश्चन इज फॉर विवेक। विवेक, आज कोई अर्निंग्स है जिसपे आपकी नजर रहेगी? जी बिल्कुल, ये तो अगर आज देखें तो ल्यूपिन पर हमारी नजर रहेगी और आईटीसी पर नजर रहेगी। और पहले मैं ल्यूपिन से शुरुआत करता हूँ। ल्यूपिन में देखिए, जो अमेरिकन मार्केट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं, बट अभी मार्जिन प्रेशर इन फार्मा कंपनीज के साथ चल रहा है बिकॉज ऑफ द हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस। और जो अमेरिकन मार्केट में जो पीछे प्राइसेस गिरे थे जेनरिक दवाओं के, उसका अभी भी जो इम्पैक्ट है वो चल रहा है। तो इसकी वजह से जो ल्यूपिन के रेवेन्यूज हैं उसमें तो 3% का जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन एबिटा और पैट में करीब 26% और 50% के आसपास का डिक्लाइन वाई बेसिस पर देखने को मिल सकता है। सेम अब आईटीसी पर आते हैं। आईटीसी में वाई बेसिस पर तो जंप देखने को मिल सकता है करीब 4 से 5% का रेवेन्यू साइड पर बिकॉज ऑफ द हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस। हालांकि सिगरेट के जो वॉल्यूम्स है उसमें भी 4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही आज जो कंपनीज हैं इनका मार्केट में जो एक एक्सेप्शनल रिजल्ट आने की किसी की भी उम्मीद नहीं है, थोड़े से वीकर साइड पर ही दोनों के रिजल्ट से। चलिए, अब कार्यक्रम को यहाँ ही समाप्त करते हैं, कल फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू विजय, थैंक यू अविनाश फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।